हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और हमारी इस वीडियो में। दोस्तों हम 78 क्वेश्चन कर चुके हैं वेल्डर ट्रेड के, जो दोस्तों आपके सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे दोस्तों क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन जो है आपका इस तरह से है, मैनुअल मेटालिक आर्क वेल्डिंग, जिसको हम MMAW भी बोलते हैं, प्रक्रिया में उच्च धारा से आर्क की लंबाई प्राप्त होती है। तो कैसे हमें आर्क की लंबाई प्राप्त होती है, जो पूछ रहा है इसमें, मैनुअल मेटालिक आर्क वेल्डिंग में जो उच्च धारा में आर्क की लंबाई कैसी प्राप्त होती है, तो हमें क्या कैसी प्राप्त होती है, कम आर्क की लंबाई हमें प्राप्त होती है। ठीक है, मैनुअल मेटालिक आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग प्रक्रिया में उच्च धारा में कम लंबाई की आर्क प्राप्त होती है। एक इलेक्ट्रिक आर्क प्राप्त करने के लिए वेल्डिंग में बिजली का प्रयोग किया जाता है। आर्क प्राप्त करने के लिए आर्क वेल्डर AC या DC और उपभोज्य जो कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो वेल्डर किसका प्रयोग करते हैं, AC या DC वेल्डिंग सेट का प्रयोग करते हैं और कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं वेल्डिंग करने के लिए। ठीक है, चलिए जो अगला क्वेश्चन दोस्तों है, ये दोस्तों DRDO टेक्नीशियन 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छे वेल्डिंग लेंसों में इंफ्रारेड तथा अल्ट्रावायलेट किरणें किस सीमा तक रुक जाती है, तो किस सीमा तक रुकती है, तो अच्छे वेल्डिंग लेंसों में इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट किरणें जो है 99.5% तक सीमा तक रुक जाती है, यानी बहुत ही कम मात्रा में इंफ्रारेड किरणें जो है आपकी आंखों में जाती है, बिल्कुल 0.5%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, सैंड ब्लास्टिंग विधि में प्रयुक्त संपीड़ित वायु किसके पूर्णतः मुक्त होनी चाहिए, तो किससे मुक्त होनी चाहिए आपकी संपीड़ित वायु, तो होना चाहिए आपका तेल और नमी से क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। सैंड ब्लास्टिंग विधि में प्रयुक्त संपीड़ित वायु तेल और नमी से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए। सैंड ब्लास्टिंग में संपीड़ित हवा का उपयोग करके सतह को साफ और चिकना करने की प्रक्रिया सैंड ब्लास्टिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसी धातु की सतह की स्थिति को बदलने के लिए जो है एक किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नर्लिंग और सैंड ब्लास्टिंग विधि में टूल टिप को टूल होल्डर में कितने मिलीमीटर पर सेट किया जाता है, तो कितने मिलीमीटर सेट किया जाता है, तो 100 से 150 मिलीमीटर पर सेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, 1 पाउंड पानी के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस के लिए प्रयोग की गई ऊष्मा को क्या कहते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, CHU बोलेंगे। CHU की फुल फॉर्म देखिए दोस्तों क्या है, सेंटीग्रेड हीट यूनिट, ये फुल फॉर्म भी आ जाता है। तो 1 पाउंड पानी को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए प्रयोग की गई ऊष्मा को क्या बोलते हैं, CHU बोलते हैं। एक CHU में होता है 453.6 कैलोरी होता है उसमें। ठीक है, और CHU को कैसे लिखते हैं हम, सेंटीग्रेड हीट यूनिट हम इसको बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म ये होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मीट्रिक पद्धति में ऊष्मा की इकाई क्या है, तो मीट्रिक पद्धति में ऊष्मा की इकाई क्या होती है, कैलोरी हो जाएगी आपकी। मीट्रिक पद्धति में ऊष्मा की इकाई क्या होती है, कैलोरी होती है। 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा आवश्यकता होती है उसे 1 कैलोरी कहते हैं। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। 1 किलो कैलोरी 1000 कैलोरी के बराबर होती है। तो 1000 मल्टीप्लाई 4.18, तो आपका इस तरह से हो जाएगा 4.18 गुना 10 की पावर 3 जूल। 1 किलो कैलोरी बराबर 4.10 गुना 10 की पावर 3 जूल होती है। ठीक है, तो इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक आप याद करते हैं तो तब भी चल जाएगा। ठीक है, चलिए, वायु में द्रवीकरण के द्वारा कितने प्रतिशत शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होती है, वायु में द्रवीकरण के द्वारा कितने प्रतिशत शुद्ध हमें ऑक्सीजन प्राप्त होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 95.5% आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, वायु में आर्गन का घनत्व तथा भार क्रमशः होता है, तो वायु में आर्गन का घनत्व और भार कितना होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा
0.94% से लेकर 1.3% होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आर्गन का घनत्व वायु में होता है 0.94% तथा भार होता है 1.3% होता है। आर्गन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक क्या होता है, Ar के द्वारा हम इसको मानते हैं। परमाणु की संख्या कितनी होती है इसकी, 18 होती है और आवर्तित सारणी में समूह में कितना है, ये 18 समूह में है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है AWS का पूरा नाम बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है। ठीक है, तो AWS का पूरा नाम हो जाएगा आपका अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी। AWS का पूरा नाम क्या हो जाएगा, अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी। अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी एक गैर लाभकारी संगठन है जो मानकों को विकसित करता है, जो वेल्डिंग और उसे संबंधित जुड़ने वाले विषयों पर लागू होता है। AWS अमेरिका के लिए प्रशासक के रूप में कार्य करता है। AWS शैक्षिक पहल में दुनिया भर के कई सम्मेलनों, छात्रवृत्ति और विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों के साथ जो है शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूषित वाल्व या सुरक्षा प्लग के कारण यदि एक सिलेंडर लीक करता है तो शीघ्र ही क्या करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। दूषित वाल्व या सुरक्षा प्लग के कारण यदि एक सिलेंडर लीक करता है तो शीघ्र ही उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए तथा सिलेंडर में लगे दूषित वाल्व या सुरक्षा प्लग को बदलकर उचित वाल्व या सुरक्षा प्लग लगाना चाहिए जिससे कि सिलेंडर को पूर्ण लीक करने से रोका जा सके। ठीक है दोस्तों, ये सिलेंडर को पूर्ण लीक करने से रोका जा सके। आर्क वेल्डिंग द्वारा 4 मिलीमीटर के मृदु इलेक्ट्रोड के लिए धारा परास होनी चाहिए। तो कितनी परास होनी चाहिए धारा आपकी, 300 से 400 एम्पियर की धारा परास होनी चाहिए। आर्क वेल्डिंग द्वारा 4 मिलीमीटर के मृदु इलेक्ट्रोड के लिए धारा परास 300 से 400 एम्पियर होना चाहिए। वेल्डिंग में धारा परास इलेक्ट्रोड के आकार यानी कोर व्यास पर निर्भर करता है। वेल्डिंग वोल्टेज वेल्डिंग करंट पर निर्भर करता है, यानी उच्च धारा पर उच्च वोल्टेज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कटिंग विधि में ज्वाला की जॉब से न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। कटिंग विधि में ज्वाला की जॉब से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 1.5 मिलीमीटर जो है न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। कटिंग विधि में ज्वाला की जॉब से न्यूनतम दूरी 1.5 मिलीमीटर होनी चाहिए। निम्न में से किससे ब्रेज्ड की जांच नहीं की जा सकती, निम्न में से किससे जो है ब्रेज्ड की जांच नहीं की जा सकती, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सरेज के द्वारा जो है ब्रेज्ड की जांच नहीं की जा सकती। ठीक है, एक्सरेज के द्वारा जो है ब्रेज्ड की जांच नहीं की जा सकती। ब्रेज्ड की जांच धातु विज्ञान, माइक्रोस्कोप, पॉलिशिंग, इचिंग, विनाशी प्रशिक्षण द्वारा की जाती है। एक्सरे का प्रयोग सामान्यतः रेडियोग्राफी में होता है। एक्सरे परीक्षण में के द्वारा जो है वेल्ड मेटल के अंदरूनी दोषों का पता जो है लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, किसका पता लगाते हैं, वेल्ड मेटल में अंदरूनी दोषों का पता लगाते हैं, यानी वेल्डिंग की हुई अंदर के दोषों का पता लगाते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 92, वाल्व या सिलेंडर कैप को खोलने के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो क्या का प्रयोग करना चाहिए आपको, स्पैनर का प्रयोग करना चाहिए। वाल्व या सिलेंडर कैप को खोलने के लिए सही साइज की चाबी या स्पैनर का प्रयोग किया जाता है। स्पैनर दो प्रकार के होते हैं, सिंगल एंडेड ओपन स्पैनर और डबल एंडेड ओपन स्पैनर, दो तरह के स्पैनर आपके होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, फ्लेम को जलाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो क्या प्रयोग करना चाहिए आपको, तो गैस लाइटर का प्रयोग करना चाहिए। फ्लेम को जलाने के लिए गैस लाइटर का प्रयोग करना चाहिए। फ्लेम को जलाने के लिए माचिस का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि हाथ जलने का खतरा रहता है। यदि टॉर्च लाइटर या गैस लाइटर ना हो तो इस दशा में सुलगती हुई रस्सी प्रयोग करना चाहिए, लेकिन आपको दोस्तों माचिस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका हाथ जो है जल सकता है। एक बार देखिए इसको, जो आपका टॉर्च लाइटर है दोस्तों, इस तरह का जो होता है उसको बोलते हैं फाइल और उसको कप बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं थ्रेड और फिलेट बोलते हैं। और ये होता है आपका स्प्रिंग, ये होता है कप स्पोर्ट, ये होता है फिलेट, ये होता है फाइल और ये है गैस कप। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलाकर आपका क्या बनता है, टॉर्च लाइटर बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दुर्घटना से बचाव का अच्छा तरीका है।
तो दुर्घटना से बचाव का अच्छा तरीका कौन सा हो जाएगा आपका? जॉब, मशीन और कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन कर जो है दुर्घटना से बचने का अच्छा तरीका है। दुर्घटना से बचाव का अच्छा तरीका है जॉब, मशीन और कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए तथा मशीन पर प्रयोग होने वाले अन्य औजारों यानी टूल्स तथा सूक्ष्म मापी यंत्रों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए तथा कार्यशाला में हो रहे कार्य तथा कार्यखंडों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 95 नंबर क्वेश्चन है। यदि एक श्रमिक बिजली के झटके से पीड़ित है तो उसे क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए दोस्तों? उसको करना चाहिए, उसे गर्म रखना चाहिए और उसे ढकना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसे गर्म रखना चाहिए और ढकना चाहिए। एक श्रमिक को अगर बिजली का झटका लग जाता है तो उसे गर्म रखना चाहिए और उसको ढकना चाहिए। आगे पढ़िए इसके बारे में। यदि श्रमिक बिजली के झटके से पीड़ित है तो उसे गर्म रखना चाहिए और ढककर रखना चाहिए। यदि पीड़ित व्यक्ति बेहोश है परंतु सांस ले रहा है तो उसकी गर्दन, छाती, कमर के आसपास वस्त्र ढीला कर देना चाहिए तथा उस व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ की स्थिति में रखना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ठीक है। 96 आग लगने या विस्फोट के लिए 3 चीजों का होना अनिवार्य है। इन तीनों में से निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं होता? तो आपको हो जाएगा नाइट्रोजन जो है सम्मिलित नहीं होता। आग लगने पर विस्फोट के लिए 3 चीजों का होना अनिवार्य है जबकि नाइट्रोजन सम्मिलित नहीं होता। किसी पदार्थ के दहन के लिए 3 कारक होना चाहिए। कौन कौन सा कारक होना चाहिए? ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन, 3 कारक आपके पास होने चाहिए, तभी दोस्तों आग जो है लगती है या विस्फोट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गैस वेल्डिंग प्रारंभ करने से पहले गैस के लीकेज को चेक कैसे करते हैं? तो कैसे करते हैं? हम साबुन के पानी के द्वारा हम चेक करते हैं। गैस वेल्डिंग प्रारंभ करने से पहले गैस के लीकेज को साबुन के पानी से चेक करते हैं। यदि लीकेज होगा तो वहां पर बुलबुला बनेगा, फिर वही स्थान पर गैस वेल्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, बुलबुला बनेगा, फिर उसी स्थान पर क्या है गैस वेल्डिंग कर लेते हैं, या गैस को देख के दोस्तों बुलबुला बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है तो दोस्तों उसको ठीक करेंगे, नहीं हो रहा है तो हम गैस वेल्डिंग करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, आरआरबी बेंगलोर में पूछा गया, 2004 में क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस तरह से देखिए। कृत्रिम श्वास विधि है, तो कृत्रिम श्वास विधि आपके तीनों वीडियो जाएंगे, सैफर, लाबोर्ड और सिल्वेस्टर, तो उपरोक्त सभी इसमें लिख रखा है। यहाँ देखिए, कृत्रिम श्वास क्रिया के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति को सांस न लेने पर विविध कृत्रिम क्रियाओं द्वारा सांस दी जाती है। कृत्रिम श्वास क्रिया की 4 प्रमुख विधियां निम्न प्रकार की है। तो 4 विधियां कौन कौन सी है? सिल्वेस्टर विधि, सैपर विधि, मुंह से मुंह में हवा भरना, कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा। ठीक है, कौन सी विधि है? कृत्रिम श्वास विधि है। वेल्डिंग का लाभ है, वेल्डिंग का कौन सा लाभ है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, देखिए, वेल्डेड स्ट्रक्चर हल्का होता है, वेल्डिंग अधिक जंग रोधक होता है, वेल्डिंग शीघ्रता से की जाती है, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है। वेल्डिंग में उपरोक्त, यहाँ देखिए एक बार, वेल्डिंग में उपरोक्त लाभ होते हैं, जैसे कि मैंने आपको चारों बताया, तो ये चारों आपका हो जाएंगे। ठीक है, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 100वां नंबर क्वेश्चन है, वेल्डिंग करते समय खुद की सुरक्षा के लिए उपयोग करते हैं, तो क्या उपयोग करते हैं आप? तो एप्रन, दस्ताने, लैग गार्ड, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। आर्क वेल्डिंग के दौरान जो है विभिन्न प्रकार के खतरे सदैव रहते हैं। वेल्डिंग करते समय खुद की सुरक्षा के लिए एप्रन, ग्लव्स, दस्ताने, लैग गार्ड आदि सुरक्षा के लिए प्रयोग करना चाहिए। वेल्डिंग शॉप में फर्श को डैश से बचाकर रखना चाहिए। किससे बचाकर रखना चाहिए? तेल से बचाकर रखना चाहिए, ग्रीस से बचाकर, पानी से, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, वेल्डिंग शॉप में फर्श को तेल, ग्रीस, पानी, उपरोक्त सभी से बचाकर रखना चाहिए। शॉप फ्लोर पे या मशीन की ठीक से सफाई न होने के कारण दुर्घटना हो सकती है, जैसे तेल पर पैर स्लिप होना, कहीं पर ठोकर लग जाना। ये सारे दोस्तों क्या है आपका फर्श पर पड़े रहने से होता है। तेल, ग्रीस, पानी वगैरह पड़े रहने से आदमी गिर सकता है। ठीक है, तो इसको साफ रखेंगे आप। वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड तथा वेल्ड धातु का अंतर डैश से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो किससे ज़्यादा होना चाहिए? 3 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रोड और वेल्ड धातु का अंतर कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 3 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
हवाई जहाज के लिए किन भागों का निर्माण वेल्डिंग द्वारा किया जाता है? तो किन भागों का निर्माण करते हैं? तो गैस व तरल टैंक का, ऑयल कूलर का, साइलेंसर का, उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन आपका पूछा गया है वेल्ड टेक्नीशियन 2019 में, ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। ठीक है, हवाई जहाज के तेल गैस टैंक में कूलर उपरोक्त सभी में वेल्डिंग का कार्य होता है। हवाई जहाज के अधिकतर भाग जो है किसके द्वारा बनाते हैं? वेल्डिंग द्वारा ही बनाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना का कारण है? तो कौन सा दुर्घटना का कारण है? कार्य करने में जल्दबाजी करना जो है दुर्घटना का कारण है। कार्य करने में जल्दबाजी करना जो है दुर्घटना का कारण हो सकता है। कारखाना मालिक के दबाव के कारण या अन्य या अपने अधिक लाभ के लिए कारीगर आवश्यकता से अधिक जल्दी कार्य करता है, जिसके कारण दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना होने का कारण नहीं है? तो कौन सा दुर्घटना होने का कारण नहीं है? सुरक्षा व नियमों का पालन करना जो दुर्घटना होने का कारण नहीं है। ये दोस्तों इसरो में पूछा गया, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन टेक्नीशियन बी के लिए। सुरक्षा व नियमों का पालन करना दुर्घटना होने का कारण नहीं होता। कोई भी काम को करने से पूर्व उसकी सुरक्षा व उसके नियमों के बारे में जानकारी रखना आवश्यक होता है। सावधानी को ध्यान में रखकर कार्य करने से दुर्घटना को टाला जा सकता है। अतः प्रत्येक कारीगर को कारखाने में उपलब्ध सुरक्षा साधनों का पूर्ण जो है ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कार्यशाला में कार्य करते समय पहनने में प्रयोग करते हैं। कार्यशाला में कार्य करते समय पहनने में क्या प्रयोग करते हैं? तो आंसर आ जाएगा डागरी, जूते व चश्मे। ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं। कार्यशाला में कार्य करते समय डागरी, जूते व चश्मे, एप्रन, दस्ताने, हैंड स्क्रीन, हेलमेट आदि सुरक्षा युक्ति को पहनना चाहिए। आर्क वेल्डिंग के दौरान वेल्डर के सामने विभिन्न प्रकार के खतरे सदैव बने रहते हैं, जैसे आर्क की खतरनाक पराबैंगनी किरणें, आर्क की अत्यधिक उष्मा के कारण जलना। यदि खतरों से बचने के लिए विभिन्न सुरक्षा युक्ति का प्रयोग करना चाहिए। कार्यशाला में आग बुझाने के लिए किसकी व्यवस्था रखनी चाहिए? तो कार्यशाला में आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र, पानी से भरी बाल्टी और रेत से भरी बाल्टी का प्रयोग करना चाहिए। उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कार्यशाला में आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र, पानी की भरी बाल्टियां और रेत से भरी बाल्टियों का प्रयोग करना चाहिए। कार्यशाला में आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग भी किया जाता है। यह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा जलती हुई वस्तुओं पर भी द्रव गैस या चूर्ण का छिड़काव करके वस्तु की ऑक्सीजन की सप्लाई रोककर जो है आग जो है बुझाई जाती है। ठीक है,